बंगाल के महासंग्राम में बीजेपी जहां अपनी जीत के दावे को हर गुजरते दिन के साथ और जोर शोर से दोहरा रही है, वहीं टीएमसी भी आरोपों की सियासत का एक भी तीर चलाने से चूक नहीं रही। इस बार टीएमसी ने पीएम मोदी को ही आरोपों के लपेटे में लेने का दांव खेला है। दरअसल टीएमसी ने महिला कार्ड खेला। टीएमसी को पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी कहने के अंदाज पर आपत्ति थी। तृणमूल ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ा। इस पर बीजेपी की महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दीदी कहने पर अपमान कैसे हुआ, आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। क्या टीएमसी अपने नेताओं के भाषण और भद्दी जबान को भूल गई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। दीदी, ओ दीदी, बैटल ऑफ बंगाल में आरोपों का स्तर क्यों गिरा रही है टीएमसी? दीदी और दीदी पर अब सवाल क्यों उठा रही है टीएमसी? हर चरण की वोटिंग के बाद क्यों बढ़ रही है टीएमसी की बौखलाहट? बंगाल में तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। थर्ड फेज की वोटिंग से ठीक पहले सूबे की सियासत में एक मुद्दा तेजी से उछला है और मुद्दा है दीदी और दीदी का। पीएम मोदी ने चुनावी मंच से ममता बनर्जी को ललकारते हुए दीदी और दीदी क्या कहा, बंगाल की सियासत में बवाल शुरू हो गया। दीदी, ओ दीदी। टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी का अपमान बताया। जानकारियों के मुताबिक कड़े चुनावी मुकाबले ने टीएमसी को उलझन में डाल दिया है। ऐसे में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हालत क्रिकेट के मैदान में मौजूद उस फील्डर जैसी हो गई है जिसे हर फ्रंट पर जाकर बॉल को बाउंड्री पार होने से रोकना है। ऐसे में ममता बनर्जी कभी हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए चंडी पाठ करती हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चुनावी मंच से अपना गोत्र बताने से भी उन्हें परहेज नहीं। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। जबकि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए वो ओवैसी और सिद्दीकी को कोसने से भी पीछे नहीं हटती। अब ममता बनर्जी के सामने महिला वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, लिहाजा टीएमसी के नेताओं ने पीएम मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। उन्हें इस बयान में पीएम का लहजा ठीक नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी ऐसी बयानबाजी कर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश में है तो पलटवार में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। बीजेपी नेताओं पर ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के तमाम नेता कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाना क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट का सबूत है या फिर टीएमसी अपनी कश्ती डूबने के डर से घबराई हुई है? टीम न्यूज नेशन। दीदी ओ दीदी, क्या टीएमसी को लग रहा है कि ऐसा बोलकर वो प्रधानमंत्री पर तीखा आक्रमण करके कुछ वोट जुगाड़ सकते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, रविकांत राय जुड़ गए हैं नॉर्थ 24 परगना से, धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं इस वक्त कोलकाता से, बप्पा चैटर्जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ मेरे साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के चलते आपने प्रधानमंत्री पर हमला किया है? क्योंकि विवादित बयान तो दीदी भी कई सारे पहले दे चुके हैं। हम लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें जनसभा में सामने सार्वजनिक रूप से कही है, हमने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति हमारी टिप्पणियां कैसी हो और संबोधन कैसा हो, इस बात पर ध्यान आकर्षण किया है। गलत क्या कहा उन्होंने? दीदी और दीदी क्या कहे ये बताइए संजय शर्मा जी, गलत क्या है? आप मुझे ये बताइए, वो जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्या ये एक प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए क्या ये शोभा देता है? क्या आप इस बात की इजाजत हम देते हैं, हमारी नैतिक बल इजाजत देता है कि महिलाओं को हम ऐसे टिप्पणियां करें, महिलाओं को हम ऐसे संबोधित करें? सार्वजनिक मंचों से हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं,
ये हमें सोचना होगा। और हमने ध्यान आकर्षण करवाया है, अब प्रधानमंत्री जी जाने, भाजपा जाने और बंगाल की और देश की जनता देख रही है, वो जाने, वो लोग ठीक फैसला करेंगे। ठीक है बप्पा चैटर्जी जी, आपको भी लगता है दीदी और दीदी बोलना ममता बनर्जी का अपमान है, जैसा संजय मिश्रा कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, दीदी और पीसी दो शब्दों को इन्होंने बंगाल में बदनाम करके रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है। आप लोग खुद अपनी नेत्री को दीदी कह सकते हैं, बाकी सभी दीदी कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दीदी कहा, इसमें गलत क्या है ये पता नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस वही माननीय ममता बनर्जी जी जब बोली थी कि नरेंद्र मोदी को कमर में रस्सी बांध के घुमाएंगे, उनके भतीजे जब बोले थे कि हाथ काट दूंगा, आंखें निकाल लूंगा, और नड्डा जी को जिस तरह से क्या क्या पता नहीं गड्ढा फड्डा क्या क्या बोल के चड्डा नड्डा फड्डा जो संबोधन जी जो जिस तरह से संबोधन किया था, उसके बाद अमित शाह जी को जैसे होदल कूद इस तरह का जो संबोधन किए थे, ये क्या बहुत शालीनता में थी। अरे दीदी क्या गाली है? उन लोगों को गाली क्यों लग रहा है? इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब दीदी के नाम को और पीसी के नाम को तृणमूल कांग्रेस ने शर्मसार किया है, जिस वजह से आज कोई भी दीदी बोलने से उन लोग को दिक्कत लगती है। कोई कहाँ, हम लोग तो चलते जाते आते फिरते किसी को भी दीदी पुकारे, तो बंगाल में अभी मेरे प्रवक्ता एक बहन दीदी बैठी थी, मैंने उनको दीदी करके संबोधन किया, और हम लोग ये कल्चर है दीदी करके संबोधन करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? तकलीफ इसलिए है क्योंकि गाली वो लोग दे रहे हैं, उनकी गाली उन्हीं पे पड़ रहे हैं। बंगाल की जनता उनकी गाली को देख रहे हैं, उनके भाषा को देख रहे हैं, उनके शालीनता का लेवल को देख रहे हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं संजय शर्मा के पास। जिस हार्टिली एक्सेप्टेंस किए है, जिस हार्टिली संबोधन किए है, जिससे बंगाल की जनता अभिभूत है। ठीक है, मोदी जी जैसे एक शख्सियत माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बहन के मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं सार्वजनिक मंचों से, राजनीतिक मंचों से, क्या उन दोनों उच्चारण में कोई उनको असंगति नजर नहीं आती कि हम लोग साधारण तौर पर कैसे बोलते हैं और सार्वजनिक मंचों से कैसे बोलते हैं? हम लोग अपनी दीदी को भी जब पुकारते हैं, ओ दीदी केमन आछो, वैसे ही सुनिए, वैसे ही पुकारते हैं आप, वैसे ही पुकारते हैं आप, वैसे ही पुकारते हैं, कमर में रस्सी बांध के घुमाएंगे, आप वैसे ही पुकारते हैं क्या? गड्ढा नड्डा पे शालीनता है, खुद को बोलने पे शालीनता है। अरे शालीनता का लेवल थोड़ा सिखाइए, क्या होता है किसी को दीदी बोलना और किसी को अब आपका कोई उपाय नहीं है। संजय शर्मा जी, चड्डा नड्डा फड्डा ये बोलना क्या बंगाल की संस्कृति है? बताइए, चड्डा नड्डा फड्डा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सौरभ जी जरा आराम कर ले तो मैं एक बात बताता हूँ। राजनीतिक में प्रतिपक्ष के नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहा ही जाता है, और इसमें सभी पक्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों? सुनिए, सारी बातें सही हो और सारी बातें सही न हो, ममता बनर्जी के ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसमें बात लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, चड्डा नड्डा फड्डा, क्या ये लैंग्वेज सही है? इसमें दीपक चौरसिया जी, हमने जिस बात पर ध्यान आकर्षण करवाया, खून के सौदागर, ये सब बोलना सही है, ये सब लैंग्वेज सही है, उचित नहीं है। हमने सिर्फ अपना ध्यान आकर्षण करवाया है, हमने इसके लिए कोई कोर्ट केस नहीं किया, इसके लिए कुछ नहीं किया। हमने ये कहा है ये इस तरीके का संबोधन उचित नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान ले, यदि वो उनको लगता है कि उचित नहीं है वो सुधार करे, और यदि वो ऐसे ही करते रहना चाहते हैं तो बंगाल और देश की जनता देख रही है, वो अपना फैसला लेंगे, उचित फैसला लेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नहीं, विश्व के सबसे बड़े। ठीक है बप्पा चैटर्जी जी, एक मिनट रुकिए, मैं अपने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलता हूँ। उनको शर्मसार करने के लिए माफी मांगना चाहिए। अरे भाई साहब आराम करिए। अच्छा, माफी मांगनी चाहिए या नहीं, मैं इस बहस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय जी 1 मिनट रुक जाइए, बप्पा जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया ममता बनर्जी का, क्या ग्राउंड पे ये मुद्दा बन पाया है? ग्राउंड रिपोर्ट हमारी क्या कहती है इस पर? देखिए दीपक जी, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूँगा कि ब्रिगेड मैदान की रैली से हम लोग अगर देखना शुरू करते हैं तो एक
सिर्फ एक ब्लॉक जो मीडिया के बराबर में, एक ब्लॉक जो लेफ्ट की तरफ था, जो प्रधानमंत्री मंच के समय से देखेंगे तो राइट है, लेकिन पत्रकारों की तरफ से लेफ्ट वाले ब्लॉक में महिलाओं की जगह होती थी। उसके बाद अब आगे रैली दर रैली आप बढ़ते हैं तो वो 2 ब्लॉक हुए, फिर वो 3 ब्लॉक हुए और इसके बाद वो 4 ब्लॉक हैं। वो जो अब हम लोगों ने जो आखिरी उनकी अभी की रैली देखी थी उसमें लगभग 4 ब्लॉक्स में महिलाओं की भीड़ सुबह से उमड़ रही है। ये बात अगर राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही होगी तो यकीनन चिंता का विषय होगी, क्योंकि महिलाओं में सबसे बड़ा कनेक्ट ममता बनर्जी का माना जाता रहा है और उनको बहुत ताकत भी मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे, हम लोगों की कॉलाज में भी अक्सर वो आता है कि जब वो दीदी और दीदी शब्द बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा तालियां बजाते हुए, उनकी मुट्ठियां हाथ में हिलाते हुए, चूंकि सबसे ज़्यादा महिला ब्लॉक की तरफ से तालियां बजती हैं, वो हवा में मतलब एक तरह से अपने मुट्ठियां हवा में उछालती हैं। और अगर मैं इसको इस तरफ देखूं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस बात का, चूंकि उनकी भाषा बहुत सारे लोगों को जो उस रैलियों में आ रही है, जैसे गाँव की तरफ से आ रही है, वो बंगाली भाषा को समझते हैं, हिंदी उनको उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन वो उस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उनको देखने आती है और साथ ही साथ ये शब्द दीदी और दीदी को लेने मतलब इसको सुनने के लिए और उस वक्त सबसे ज़्यादा तालियां बजाने के लिए आती हैं। ये सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ रही है, ये बड़ा कंसर्न है, चाहे आप इसको नंदीग्राम से लेके देखें, चाहे आप कांति की रैली देखें, चाहे अलग अलग रैलियां देखें, ये बात यकीनन कंसर्न रही होगी। क्योंकि अगर उस तरह देखें तो जिस तरह का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या गृह मंत्री पर होता है, उस तरह का कोई भी असंसदीय शब्द या इस तरह का कोई भी ऐसा शब्द उस तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से मैंने नहीं देखा अभी तक। सुबीर, क्या लगता है आपको, महिलाओं में दीदी नीचे जा रही है? क्योंकि जो जितना लोकप्रिय होता है वो उतनी जल्दी अलोकप्रिय भी होता है, ये हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंदर देखा है। क्या दीदी को लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना जरूरी था? और क्या आपको लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी ने किसी तरह की कोई गलती की है दीदी और दीदी मुद्दे पर? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए, ये जो चुनाव है ना, इसमें ठोस मुद्दों से हटकर दोनों दल इधर उधर का भाषण, इधर उधर का बकवास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं सोच समझ के बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो चीज रेलेवेंट नहीं है, आम जनता का दिन का रोजाने का जो एक जीवन का संग्राम है, उसके साथ जिसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नाटकबाजी, ये जिसको हम बांग्ला में यात्रा बोलते हैं ना, फोक थिएटर, ये सब हो रहा है। अब मोदी जी ने जिस तरह से दीदी और दीदी कहा, ये पक्का है कि वो छेड़ने की कोशिश कर रहे थे दीदी को। दीदी जिस तरह से उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बहुत ही सीधा अनपार्लियामेंट्री वर्ड, ये वैसा कुछ नहीं है, बट ये उन्होंने छेड़ने का कोशिश की दीदी ओ दीदी बोल के। तो अब इसमें यही है कि ये अपने आप में, अगर हमारे पास ठोस मुद्दा है ना राजनीति जो कर रहे हैं, तो इसको लेके उछालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में इसने क्या कह दिया ये जजमेंट वोटर पे छोड़े आप। और जो बात धीरेन्द्र कह रहे हैं ये सही बात है कि ममता बनर्जी का जो पकड़ था महिला वोटरों में, अब नरेंद्र मोदी के और दूसरे भाजपा के सभा में भी लोग आ रहे हैं। इसमें देखिए, पहले इन्होंने एक मुद्दा को उठाने का कोशिश किया, किचन कि गैस का ये जो है भाव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आम जो महिलाएं हैं उनको इफेक्ट करता है। जो किचन इकोनॉमिक्स है उस पर ममता ने बहुत फोकस किया, ठीक है, पर अब जो है भाजपा के तरफ से उसका कोई जवाब तो नहीं आया है कि गैस का ये कमेगा वो कमेगा। बट ये जो इश्यू है ना, जहां तक हम समझते हैं, ये ठोस पॉलिटिकल मुद्दा, इससे पहले लेफ्ट के जमाने में जब चुनाव होता था और ममता इसी रवैये से लड़ती रही है, तो ये सब मुद्दा कभी हमको दिखा नहीं। ठीक है, बंगाल के चुनाव में पहले बार ये सब बकवास जो है ना, जो अनइम्पोर्टेंट चीज है, उसको लेकर ये हल्ला उल्ला, ये नाटकबाजी, ये ज्यादा देखने को मिला। सीधे राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, क्या जबरदस्ती ममता बनर्जी ने दीदी और दीदी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के उस संबोधन में वाकई उलाहन आती और ममता का ये तीर निशाने पर लगेगा? नहीं, अब ये तो ममता का तीर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा दूर चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई तत्व नहीं है। और सुबीर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक लहजे का सवाल है, क्योंकि दीदी शब्द पर तो कोई आपत्ति कर नहीं रहा है,
अब आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद को देखते हुए, गरिमा को देखते हुए उनका लहजा ठीक नहीं था। तो भाई प्रधानमंत्री का लहजा चुनाव की सभाओं में और सारी चुनाव की सभा में जो भी भाषण देता है उसमें एक तीखापन होता है, उसमें मखौल उड़ाने का एक होता है, और कोई वहां पर विद्वत्ता दिखाने तो जाता नहीं है। और अगर टीएमसी या दीदी की अपनी भाषा को भी देख लिया जाए, जिसके बहुत से नमूने आप दिखा चुके हैं, लगातार बता रहे हैं, तो फिर ये तो पलड़ा दोनों तरफ से है, शायद उधर भारी ही पड़ेगा उनका, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसको मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, इससे नुकसान होगा टीएमसी को, और क्योंकि ये एक बहुत सतही और हल्की बात उठा रही है। उनके प्रवक्ता इस बात को उठाते, बाकी चर्चाओं में इस थोड़ी आलोचना प्रधानमंत्री की कर देते तो चल जाता, लेकिन एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला नेताओं को बुलाकर बिठाकर आप उसको एक इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होगा, और सिर्फ एक पूरे विमर्श को और हल्का बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारी बातें कही, उनमें आप आपत्ति करते, सिर्फ एक दीदी और दीदी को लेकर एक पूरा मुद्दा बनाएंगे तो फिर बाकी जो असली मुद्दे हैं उनकी बात कब करेंगे? सही बात आपने कही। मैं समझता हूं कि नासमझी है। क्या वाकई नासमझी है? और क्या वाकई बंगाल चुनाव में डर से, इस डर से कि कहीं वोट बैंक इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए अब वो मुद्दे उठ रहे हैं जो वाकई में जनता के लिए महत्व के नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। क्या बेफिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्या बेफिजूल के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? ब्रेक के बाद। तो राजनीतिक रैलियों में व्यंग होता है, उपहास होता है, तीखे बाण होते हैं, शब्दों के तीर होते हैं और बड़े बड़े आरोप होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दीदी ओ दीदी कहने पर आखिरकार टीएमसी इतनी क्यों चिढ़ी कि महिला नेत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी किस अंदाज में कहा था, और फिर इस पर बहस जारी रहेगी। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, सुबीर भौमिक हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, बप्पा चैटर्जी बीजेपी की तरफ से, संजय शर्मा टीएमसी की तरफ से, रविकांत राय मेरे सहयोगी नॉर्थ 24 परगना से और धीरेन्द्र कोलकाता से जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या और किस अंदाज में कहा। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। सीधे रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तो उसमें हर चीज होती है, गंभीरता होता है, व्यंग होता है, उपहास होता है, तीखे बाण होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाकई कैची बन जाएं। क्या प्रधानमंत्री का दीदी ओ दीदी कहना, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण देते हैं उसी का हिस्सा है, और खासतौर पर चुनावी रैली में? देखिए दीपक जी, अब से कुछ ही देर पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान की रैली में था और उनसे मैंने ये पूछा कि टीएमसी इसे मुद्दा बनाना चाहती है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पर जब से ऑडियो वायरल हुआ है अभिषेक बनर्जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए इसे मुद्दा बनाने का प्रयास टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी कोई टिप्पणी करते हैं उसमें मर्यादा का ख्याल रखते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा दीपक जी कि जब कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, जानबूझकर सुनते हुए भी ना सुनने का दिखावा करता है, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने दीदी वो दीदी कहा है। उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, इसलिए बीजेपी ये मानती है कि इसको जानबूझकर मुद्दा बनाने का प्रयास टीएमसी कर रही है, जो कि ग्राउंड पर बनता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। अच्छा, अभिषेक बनर्जी अभी कहाँ है? क्या कैंपेन कर रहे हैं? रविकांत, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए दीपक जी, जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है, जो उनकी प्रेजेंस है वो बहुत कम हो गई है। वो पब्लिक मीटिंग्स बहुत कम कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एजेंसियां ढूंढ रही हैं। विनय मिश्रा कहाँ पर हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उनको कहाँ छुपा कर रखा गया है। इसलिए बीजेपी लगातार भाईपों पर हमलावर है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने ये काउंटर अटैक किया है कि प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। सीधे चलता हूं संजय शर्मा के पास। संजय शर्मा जी, बताइए
क्या ये टिप्पणी इसलिए क्योंकि आप अभिषेक बनर्जी को बचाना चाहते हैं ऑडियो वायरल होने के बाद? और वाकई में अभिषेक बनर्जी अभी कहाँ है? कैंपेन में दिखाई नहीं दे रहे वो, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए, मैं आज तक तो ये समझता था कि भाजपा नेताओं को ही मानसिक मोतियाबिंद हुआ है, लेकिन आपके रिपोर्टर साहब की बात सुनकर मुझे लगता है कि ये लोग भी उनसे कहीं पीछे नहीं है। नहीं, वो धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वो बता रहे हैं संजय जी, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको ये बातें कही। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो मानसिक मोतियाबिंद बंगाल में आने से ही हो गया था। मेरे रिपोर्टरों को ना करवाइए ना, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। उन लोगों को जिनको सबको राजनीतिक मोतियाबिंद हुआ है। ऑपरेशन देश की जनता करेगी और 2 मई को बंगाल की जनता जो मार्गदर्शन देगी उसके बाद अपने आप हो जाएगा। 1 नंबर 2, अभिषेक बनर्जी साहब के प्रोग्राम जैसे शेड्यूल थे वो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। नंबर 3, आज श्रीरामपुर में जेपी नड्डा साहब की एक बड़ी जुलूस होने वाली थी, बड़ी सभा होने वाली थी, वो सभा लोगों के नहीं आने की वजह से रद्द हुई है। नंबर 3। नंबर 4, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भाषण आपने दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दीदी आपका फूल बंगाल की जनता के लिए सूल बन चुका है। असल में 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठे हैं तब से उन्होंने देश की जनता को कांटे ही कांटे दिए हैं। चाहे वो लॉकडाउन की मजबूरी है, लॉकडाउन में चलने वाले लाखों करोड़ों मजदूरों की जो दुर्दशा हुई, नोटबंदी के समय जनता को जो दुर्दशा हुई, और ये जो राशन भेजे वो भी बोलिए, और ये जो प्रधानमंत्री, सुनिए बप्पा जी 2 मिनट में बोल लूं फिर बोलिएगा, आपकी सारी बातों का जवाब है मेरे पास। आप लोग किस मुंह से बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी जहां दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी का निवास है, उसके 2-3 किलोमीटर की रेंज में 300 किसान शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी ने वहां जाने की सोची? और राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या इस बात पर कभी कमेंट किया कि गैस सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें इतना अत्यधिक टैक्स उन्होंने क्यों ला दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने ये इस बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? पेट्रोल और डीजल करके आवाज समझ नहीं आएगी दर्शकों को, एक एक करके। संजय जी कंक्लूड करिए, बप्पा जी जवाब देंगे फिर। देखिए बात ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बापा जी को बोलिए थोड़ी मुंह पर टेप रखे, ऐसे जनता उनके मुंह पर टेप लगाने वाली है 2 मई को। और मैं एक बात टेप लगा दिए है, नहीं लगाती है, वो जनता ही लगाएगी आपके मुंह पर, और जनता ही लगा रही। एक देश की आप लोगों ने लगा दिया है। देश की सल्तनत में प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद देश की जनता ने जो दुख और पीड़ा उठाई है, क्या प्रधानमंत्री जी को ये सूल नहीं? अरे भाई संजय जी दूसरी बार क्यों जिता दिया? आपकी सीटें 38 से 18 22 क्यों कर दी बताइए ना। 2019 में पश्चिम बंगाल ने कहाँ का भाषण लेकर बैठ गए हैं? अभी गद्दी बचाइए सर, अभी गद्दी बचाइए। हकीकत देखिए मैं आपको अरे चौरसिया जी, अरे दीपक जी, आप क्यों इतना उछल रहे हैं? मैं उछल नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो 2019 में आप क्यों सिमट कर रह गए? मैं जनता की पार्टी से हूँ, मैं बताता हूँ, मैं जनता की पार्टी से हूँ, प्रधानमंत्री की पार्टी से नहीं। मैं न्यूज नेशन की पार्टी से हूँ, जो मेरा चैनल है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जीते थे, उसके बाद जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी वो सीटें वापस क्यों नहीं जीत सकी? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष उसके बाद विधानसभा से थे, वहां से वो क्यों हार गए? उसके बाद कालियागंज विधानसभा चुनाव 18 कैसे जीते ये बताइए ना। जो हार गए उसकी बात क्यों कर रहे हैं? 18 कैसे जीते ये बताइए संजय जी। ये तो तय था, देश 2019 का चुनाव, 21 में साफ, ये तो 2019 का चुनाव देश का चुनाव था। हम लोग एक रीजनल पार्टी है, हमारी यदि 42 सीटें भी आती तो हम केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में तो थे नहीं, तो वो उसको देखकर वोट हुआ। वो देश की संसद का चुनाव, हम लोग जो रीजनल पार्टी में है और हम लोगों ने अपनी ताकत की है, हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं और लोकतंत्र में ठीक है, लेकिन पप्पा जी ये बताइए, पप्पा जी ये बताइए कि दीदी वाकई, प्रधानमंत्री जी वाकई चिढ़ाने के अंदाज में दीदी को बोल रहे थे, क्या ये जरूरी था? क्या आपको ये गैर जरूरी नहीं लगता कि भाई अगर मुख्यमंत्री है तो गरिमा के साथ उनका संबोधन किया जाए, चिढ़ाया क्यों जाए? अच्छा, ऐसा लगता है कि उनको चिढ़ाया गया है। बांग्ला में यूट्यूब में एक तो वीडियो है, आप दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके एक बार देख लीजिएगा। वो 63 बोल के खोजिएगा उसको यूट्यूब में, 63 जिसका मीनिंग है, ठीक है।
वो एक बूढ़ी है, बच्चे लोग, गांव के बच्चे लोग उसको चिढ़ा रहे, कुछ नहीं बोल रहे, उनको खाली बोल रहे 63, तो वो उनको गाली गलौज पे उतर जाती है। तो ममता दीदी को तो जय श्री राम भी गाली लगती है, दीदी बोल के कोई बुलाता है तो भी गाली लगता है। तो अब उनको अगर इससे प्रॉब्लम है, जिसमें आप बंगाल की जनता को देखिए, अगर किसी भी तरह से महिला का सम्मान या किसी तरह का बात होता तो बंगाल की जनता उसके लिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए तो जनता उसके लिए बोलती, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अशालीन लैंग्वेज जो है वो ममता दीदी तृणमूल दल के पक्ष से बार बार किया गया है, बार बार इतने अपशब्द, दुशासन और दुर्योधन, क्या क्या शब्द बोले हैं उनको तो मैं याद भी रखना नहीं चाहता। तो ये सारे शब्द का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री को क्या शोभा देता है कि एक मुख्यमंत्री होके देश के गृह मंत्री को बोल रहे होदल कुछ, ये कहाँ की संस्कार है? ये क्या बंगाल की संस्कार है? ये कभी बंगाल की संस्कार नहीं है। बंगाल में हम लोग अतिथि देवो भव, यही कल्चर में विश्वासी है, और हम लोग सभी को सम्मान देना, सभी का सम्मान करना, ये हमारे संस्कार में है, जिसको कभी भी माननीय दीदी कभी सम्मान सोचती नहीं है, उनको सारे बात गाली ही नजर आती है। ठीक है, सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ, सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, अब तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि एक पांव पर बंगाल जीतूंगी और दो पांव पर अगली बार 2024 में दिल्ली जाऊंगी। क्या ये सिर्फ डराने के लिए है, या ममता बनर्जी वाकई विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार करके उसकी नेता बनना चाहती हैं, अगर मुख्यमंत्री पद पर आई भी या नहीं भी आई तो दोनों परिस्थितियों में? हाँ, कुछ लगता है कि उनके मन में कुछ इस तरह की बात है। ये सुनकर मुझे पढ़कर ध्यान आया है, वामन अवतार जो हमारे यहाँ हुए हैं विष्णु भगवान के, उनकी याद आई मुझे कि उन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी सृष्टि को लांघने की तैयारी कर ली थी। तो अब लग रहा है कि दूसरे पग में दूसरे कदम के साथ ममता जी का इरादा कुछ ऐसा है। लेकिन लगता है कि देखिए, जो उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी, 14 नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिस दिन नंदीग्राम में वो धरने पर बैठी थी 1 अप्रैल को, उससे भी ये जाहिर था कि वो अब जो एक वैकल्पिक भाजपा का वैकल्पिक राष्ट्रीय विकल्प अगर तैयार होगा तो उसके नेतृत्व के लिए उन्होंने अपनी पेशबंदी शुरुआत कर दी है और एक तरह से अपना दावा ठोक दिया है कि मैं पहल कर रही हूँ एक राष्ट्रीय विकल्प पैदा करने का बीजेपी का, कि सब लोग मिलकर सारे विपक्षी दल साथ आ जाएं और मिलकर चुनौती दें और बीजेपी को हटाएं। ठीक है, इस महत्वाकांक्षा में कोई समस्या नहीं है, और उसी की एक दूसरी कड़ी के रूप में उनका ये बयान मुझे लगता है कि 1 कदम से बंगाल और 2 कदम में देश को जीत लेंगी और दिल्ली पहुंच जाएंगी वो। लेकिन इन बातों का अभी कोई मतलब नहीं है, ये केवल लोगों पर एक असर डालने की बात है। और उस समय भी मुझे लगता है कि उस संदेश वो ये देना चाहती थी कम से कम बंगाल के मतदाताओं को कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हूँ, कल को राष्ट्रीय स्तर पर मेरा कद होगा, मैं एक राष्ट्रीय भूमिका निभाऊंगी, और जो एक भाजपा का विकल्प तैयार होगा उसमें मेरी एक प्रमुख भूमिका होगी, क्या उसका नेतृत्व मेरे पास होगा। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूं। उसी संदेश का एक वो दिखता है। मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, आदमी दूसरी नौकरी तब ढूंढता है जब पहली नौकरी छूटने वाली होती है। क्या दीदी को इस बात का एहसास हो चुका है, या सिर्फ वो एक माइंड गेम खेलने के लिए इस तरह के दावे कर रही हैं? दरअसल अगर 2 चीज़ों से मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं दीपक जी की, एक तो ये कि जो सभाओं में, बड़ी सभाओं में भीड़ प्रधानमंत्री की आ रही है, उसमें ये बात ज़रूर देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के इतने बड़े लीडर हैं, ये बात वहाँ बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भी आपको मिलेगी कि जिन्होंने महिलाओं से अगर आप बातचीत करते हैं तो उनके पास, चूँकि वो बंगला भाषा में जो ज़्यादा बोलते हैं, चूँकि उनकी भाषा बंगला है, लेकिन उसमें सारे में वो कोशिश करते हैं कि मोदी का नाम ज़रूर लें। तो ये जो स्टेचर उनको प्रधानमंत्री होने के नाते मिल रहा है, उन सभाओं की भीड़ बाकी तमाम लोगों में और ममता दीदी में आपको अंतर दिख जाएगा। ममता दीदी बाकी से वाकई आगे दिखती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने वो यकीनन, यहाँ अगर हम सभाओं की भी बात करें तो भीड़ के मामले में भी पीछे रहती है, क्योंकि उनकी एक रणनीति अलग है। वो 2-3 विधानसभाओं की मिलाकर एक सभा कर रही है और प्रधानमंत्री एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर सभा कर रहे हैं। लेकिन इस बात का असर गाँव-गाँव में पहुँच रहा है। मुझे लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए इस बात की कोशिश की गई कि उनका कद भी इतना ही बड़ा है, उनके कद को वहाँ तक लाने की कोशिश है, और वो जो मतदाताओं का एक बड़ा समूह कि देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़े नेता है और वो उनकी मदद ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हो कि किस तरह महिलाओं के खातों में पैसा डाला गया, किस तरह से वहाँ किसानों को पैसा दे रहे हैं अलग राज्यों में, तो उस सब को काउंटर करने की कोशिश महत्वपूर्ण बात इस बात को दिखाना चाहती है कि वो देश के बाकी हिस्सों में उनकी
महत्वपूर्ण बात बोली आपने कि ममता बनर्जी काउंटर करना चाहती है और अपने कद को मोदी के बराबर दिखाना चाहती है। महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आपका है। लेकिन संजय सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी वर्सेस ममता हो गया है तो ममता जी का कद वाकई पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है, लेकिन मोदी के सामने पूरे देश में बड़ा नहीं है। ऐसे में तो आपका नुकसान होगा, जो विश्लेषण धीरेन्द्र ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं उसके मुताबिक। आप तो करना चाहते थे बीजेपी जिसके पास कोई लीडरशिप नहीं है वर्सेस ममता, लेकिन यहाँ तो मोदी वर्सेस ममता हो गया। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये विधानसभा चुनाव है और बंगाल में दीदी लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है। दीदी के जो संघर्ष की कहानी है, दीदी की जो आंदोलन की कहानी है, और दीदी ने बंगाल में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, दीदी स्वाभाविक तौर पर बंगाल के लोगों के दिल में बसती है। और ये 2 तारीख को प्रतिफलित मतगणना जब होगी तब ये दृश्य जो है आपको प्रतिफलित होगा। 1 नंबर 2, दीदी ने बंगाल के लोगों के लिए वास्तविक तौर पर हर सुख और दुख में दीदी साथ खड़ी रहती है। दीदी हर आपदा के समय, विपदा के समय सामने आकर काम करती है और लोगों को उत्साह बढ़ाती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, दीदी के मुकाबले इनके पास कोई नेता है नहीं। और बंगाल की जनता ने अभी तक अपने जितने भी सर्वे, जितने भी नतीजे, जितने भी आकलन आए हैं, सभी में दीदी की जो लाइकिंग है, दीदी को मुख्यमंत्री पर जो देखना चाहती है, ये संख्या बहुत बड़ी है और बहुत भारी है। और इसके आसपास सारी बीजेपी पार्टी मिलकर भी चेष्टा कर ले, इसके आसपास नहीं आ सकती। स्वाभाविक तौर पर बंगाल की जनता 2/3 बहुमत से दीदी को ही वापस सत्ता में लाएगी। पप्पा जी, आप हारेंगे तो सिर्फ इस बात को लेकर कि ममता बनर्जी के बराबर का नेता आपके पास पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये कह रहे हैं संजय सिंह, और ये एक हकीकत भी है। जी नहीं, ये हकीकत मैं नहीं मान सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, ये परिवार से रिलेटेड पार्टी नहीं है कि ममता दीदी के बाद उनके और कौन रहेंगे उनके बाद, ये उनको सोचना पड़ता है कि ममता दीदी के बाद उनका दायित्व संभालने अभिषेक बनर्जी को देना पड़ता है। वो संजय सिंह जी जो भी नेतृत्व नहीं मिलेगा वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है, नीतिनिष्ठ राजनीति करती है और ऐसी दल है जहां नेतृत्व की कमी कभी नहीं है। एक से बढ़कर एक नेतृत्व हमारे हैं। और आने वाले दिन 2 मई को जब बंगाल में बीजेपी का सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा भी स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग ऐसे बहुत से राज्य है, प्रदेश है, जहां पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री की चेहरा को सामने नहीं रखा है। हम लोगों ने बंगाल में भी ऐसा किया है। बंगाल में हमारे पास एक से बढ़कर एक नेतृत्व है, नेता है, जो लोग तैयार हैं और सशक्त नेतृत्व हैं, जो लोग बहुत काम किए ग्राउंड लेवल पे, जिनकी परिचिति है, जिनके फॉलोअर है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं। संजय जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने माना कि तृणमूल कांग्रेस नाम के आगे ऑल इंडिया जितना भी लिख ले, वो एक रीजनल पार्टी ही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है। तो ये सच्चाई को मानने के लिए मैं संजय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सच्चाई को उन्होंने महसूस किया। और आने वाले 2 तारीख को बंगाल की जनता परिवर्तन करके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापन करेगी, ये निश्चित है। संजय जी, ये बताइए कि अगर पश्चिम बंगाल में आपकी हार हुई, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अभी भी 6 फेज की वोटिंग बाकी है, तो फिर दीदी दिल्ली पर दावा कैसे ठोकेंगी? क्योंकि तब तो उनका जो व्यक्तिगत जनाधार है वो खत्म हो जाएगा। तब दिल्ली में राहुल गांधी या बाकी नेता उनको क्यों भाव देंगे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है इन चुनाव में उनके लिए क्या निकलेगा और तृणमूल के लिए क्या निकलेगा। उसके बाद हताशा में पूरी भारतीय जनता पार्टी है और इनके नेताओं को लगता है कि बंगाल में वापस आना इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है और दूर दूर तक इनकी कोई संभावना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब तिलमिला गई है और अनाप शनाप की बातें पश्चिम बंगाल में फैला रही है, जिसमें इनकी मास्टरी है। जहां तक दीदी और तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, हम लोग बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार वापसी करेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय राजनीति में हमारी भूमिका होगी, तृणमूल कांग्रेस निभाएगी भूमिका। बप्पा चैटर्जी जी, 30 सेकंड आपके। राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभा पाएगी तृणमूल, और क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी इनको जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं? दीपक जी,
तृणमूल तो चिट्ठी भी लिखे हैं बंगाल में आने के लिए, सबको न्योता भी डाले हैं, लेकिन कितने जन उनके न्योता पे समर्थन दिया है ये देख लीजिए कि बंगाल की चुनाव में उनको भाड़े के लोग लाने पड़ रहे हैं। दीदी वो सोच रही हैं कि ये लोग मेरे लिए भाड़े पे खटेंगे, और वही दूसरे लोगों को बहिरागत बताती है, बाहरी बताते हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बीजेपी करते, उन लोगों को भी बाहरी बताते हैं। तो दीदी अब दिल्ली में जाके चुनाव लड़ना चाहती है। मेरे को ये बात बताइए दीपक जी कि पूरे बंगाल के अलावा पूरे भारतवर्ष में और तृणमूल का अस्तित्व कहाँ है? क्या एक्सेप्टेंस है ममता बनर्जी का पूरे भारतवर्ष में? सिर्फ बंगाल के आज जनता दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको सम्मान हानि होती है, क्योंकि बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो ना तो महिला का सम्मान रख पाई, ना यहाँ की देवियों की सम्मान रख पाई, और ना ही यहाँ पर ही जो बेकार युवक शिक्षित युवक है इनकी सम्मान रख जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है पश्चिम बंगाल की। चलिए संजय जी पप्पा जी, हम दोनों को और बात करने का मौका मिलेगा। अभी चुनाव का परिणाम बहुत दूर है, 2 मई में अभी लगभग 1 महीने से कुछ कम दिनों का वक्त बाकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 5 से 6 बजे रोजाना बैटल ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं न्यूज नेशन पर। और कल जब बंगाल के अंदर राजनीति चरम पर होगी, बंगाल के अंदर कैंपेन चरम पर होगा, बंगाल के अंदर पोलिंग चरम पर होगी, तब हम आपके सामने पूरा लाइव रिपोर्टिंग लेकर आएंगे न्यूज नेशन पर। यहीं फिलहाल एक ब्रेक।